प्रिय विद्यार्थियों, मैं आचार्य राम प्रकाश शुक्ल, सहायक अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज चमरौली, उन्नाव से आप सभी का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस कक्षा के माध्यम से आपके पाठ्य पुस्तक में निर्धारित कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक गद्य भारती में अध्याय 10 का हम द्वितीय भाग का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है लोकमान्य तिलकः। अब इसका पिछला भाग हमने पूर्व में पढ़ा था। अब आज हम इसके द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। अपनी चर्चा को विस्तार देने से पूर्व हम आज के शिक्षण के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हमारा जो सर्वप्रथम शिक्षण बिंदु होगा वो पाठ परिचय होगा। पाठ परिचय के माध्यम से, जैसा कि आप प्रथम भाग में भी जान चुके हैं कि लोकमान्य तिलक से संबंधित यह पाठ है, उनके जीवन परिचय से संबंधित पाठ है। कुछ विशिष्ट सूचनाओं को इस भाग में संकलित किया गया है। शिक्षण उद्देश्यों को हम इस पाठ के माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि आप इस पाठ के माध्यम से किस और किन उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे, तथा गद्यांश का हम आदर्श वाचन करेंगे, जिससे कि आपके श्रवण और भाषण क्षमता का विकास होगा। काठिन्य निवारण अर्थात कुछ कठिन शब्द होंगे जिनका अर्थ हम इस पाठ के माध्यम से आपके सम्मुख में प्रस्तुत करेंगे। और व्याख्या प्रारूप, एक जो आदर्श व्याख्या प्रारूप होता है, अर्थात किसी गद्यांश की किस प्रकार से आपको व्याख्या करनी चाहिए ताकि आपको परीक्षा में अधिकतम अंक अर्जित हो सकें, वह व्याख्या प्रारूप हम आपके सम्मुख रखेंगे। और अंत में गृह कार्य के माध्यम से हम कुछ बोध प्रश्न अर्थात अभ्यास प्रश्नों को आपको देंगे, जिससे कि आपके इस पाठ का अध्ययन का आंतरिक मूल्यांकन हो सकेगा। तो आइए हम इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं पाठ परिचय के माध्यम से। पाठ परिचय, जैसा कि आप इस शीर्षक से परिचित हैं, लोकमान्य तिलकः। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उससे लेकर के रहेंगे। इस नारे का सर्वप्रथम उद्घोष करने वाले बाल गंगाधर तिलक का नाम भारत देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों में अग्रणी रूप से लिया जाता है। इनका जन्म विक्रम संवत 1913 तथा देहावसान विक्रम संवत 1977 में हुआ। भारत की स्वतंत्रता के लिए ये अनेक बार जेल भी गए और अंग्रेज़ों ने राजद्रोह का केस लगातार इनकर निर्वासन भी किया। तो तिलक ने स्वराज को अपने जीवन का ध्येय बनाकर अंग्रेजी शासन की नींव हिलाई थी। तिलक ने अंग्रेजी शोषणकारी नीतियों का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से केसरी अर्थात मराठा नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किए थे। तो इस प्रकार से ये पाठ परिचय, जैसा कि आप सब देख सकते हैं चित्र के माध्यम से भी, इन्होंने केसरी नामक समाचार पत्र भी साप्ताहिक निकाला था, जो जन जागृति के लिए था। शिक्षण उद्देश्यों को हम आपके समक्ष में स्पष्ट करते हैं। छात्रों में राष्ट्रीयता और भारतीयता की भावना जागृत होगी और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से आप सभी विद्यार्थीगण परिचित होंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जीवन तथा उनके स्वातंत्र्य संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। छात्रों में स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में जानने की उत्सुकता प्राप्त होगी, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से इन उद्देश्यों के आधार पर ही हम आज का शिक्षण ये प्रारंभ करते हैं। गद्यांश आपका जो इस द्वितीय भाग का प्रारंभ होता है, इसके आदर्श वाचन को सुनेंगे आप सभी सावधानी पूर्वक, ताकि उसका उच्चारण भी आप समर्थ होकर के कर सकें, उसमें कोई अशुद्धि या त्रुटि की संभावना न रहे। लोकमान्यो बाल गंगाधर तिलकः महाविद्यालये प्रवेश समये स नितराम कृशगात्रः आसीत्। यह पहला वाक्य हुआ। लोकमान्यो बाल गंगाधर तिलकः महाविद्यालये प्रवेश समये स नितराम कृशगात्रः आसीत्। अर्थात यहाँ पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महाविद्यालय अर्थात महाविद्यालय में प्रवेश समय प्रवेश काल में स वह नितराम निश्चित ही कृशगात्रः अर्थात एक जो कहते हैं यहाँ पर काठिन्य निवारण के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि दुर्बल शरीर वाले थे। कि कृशगात्रः अर्थात जो दुर्बल शरीर वाला व्यक्ति होता है उसको कृशगात्रः कहते हैं। तो जब बाल गंगाधर तिलक ने महाविद्यालय में प्रवेश लिया
तो उनका शरीर एकदम कृश गात्र अर्थात दुर्बल था। दुर्बल शरीरेण स्वबलम वर्धयितुम नदी तरण नौका चालनादि विविध क्रियाकलापेन स्वगात्रम सुदृढ़म संपादितवान। यह दूसरा वाक्य हुआ कि दुर्बल शरीरेण स्वबलम वर्धयितुम, अर्थात अपने दुर्बल शरीर की शक्ति का संवर्धन करने के लिए, वर्धयितुम बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए? स्वबलम, अपने दुर्बल शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ कार्य करना प्रारंभ किए। वो कार्य क्या थे? नदी तरण, अर्थात नदी में तैरने जाया करते थे। नौका चालन, अर्थात नौका चलाते थे, नौकायन करते थे। इत्यादि विविध क्रियाकलापेन, इस प्रकार के विविध प्रकार के क्रियाकलाप करने के पश्चात स्वगात्रम, अर्थात अपने शरीर को, स्वगात्रम अर्थात अपने शरीर को सुदृढ़म संपादितवान, इन क्रियाकलापों के माध्यम से अपने दुर्बल शरीर को उन्होंने सुदृढ़ कर लिया। आगे बढ़ते हैं। सहजैव चास्य महाप्रणता आविर्बभूव, और सहजता के साथ ही इन क्रियाकलापों को जब उन्होंने किया तो सहज ही उनके शरीर में सामर्थ्य और बल प्राप्त हो गया और वह एक हृष्ट पुष्ट पुरुष बन गए। तत आजीवनम निरोगतायाः निरंतरम आनंदम अभजत, उसके बाद उन्होंने आजीवन इन क्रियाकलापों को करने के पश्चात आजीवन उन्होंने निरोगता का आनंद भजा, अर्थात वो कभी जीवन में बीमार नहीं हुए और उन्होंने आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया। विंशतितमे वर्षे BA ततश्च वर्षत्रयानन्तरम LLB इत्युभे परीक्षे समुत्तीर्ये। जब वो 20 साल के थे, 20तमे वर्षे, अर्थात जब वह 20 साल के थे तब उन्होंने BA, उसके बाद वर्षत्रयानंतरम 3 साल बाद उन्होंने LLB, इन दोनों परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया। देश सेवानुरागवशात, देश सेवा प्रेम के कारण राजकीयाम सेवा निवृत्तिम, अपनी राजकीय सेवा निवृत्ति को, अधिवक्तु अर्थात वकालत को, वृत्तिंच विहाय लोक सेवा कार्ये संलग्नो अभवत, अर्थात राजकीय सेवा को, अर्थात अपनी सरकारी नौकरी का त्याग करके उन्होंने लोक सेवा को चुना, अर्थात हमारे राष्ट्र की सेवा करना सर्वोत्तम समझा। अपनी आजीविका जिसके माध्यम से चल रही है उसका त्याग करना कितना कठिन होता है, परंतु उन्होंने यह त्याग अपने लोक अर्थात अपने स्वतंत्र, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए किया। भारत भूमेः पीडितानां भारतीयानांच कृते अयम स्वजीवनमेव समर्पयेत्, भारत भूमि के लिए और यहाँ पर रहने वाले जो नागरिक थे, जो पीड़ित नागरिक थे, उनके लिए, पीड़ित भारतीय नागरिकों के लिए इन्होंने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। पीड़िता नाम करुणारवम श्रुत्वा, और पीड़िता नाम जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी पुकार को, उनकी रुदन को सुन करके स नग्न पादाभ्याम एव अधावत, अर्थात वो नंगे पैरों से ही चलना प्रारंभ कर देते थे। जब वह किसी की करुणा भरी पुकार सुनते थे, पीड़ित व्यक्तियों को के दुख को सुनते थे, उनके कष्टों को अनुभव करते थे, तो वह नंगे पैर ही उनकी कष्टों को दूर करने के लिए चल पड़ते थे। तो ऐसे थे बाल गंगाधर तिलक का यह स्वभाव था। काठिन्य निवारण में कुछ गात्र अर्थात शरीर विहाय छोड़कर पीड़ित दुखी वृत्तिम रोजगार। तो इस प्रकार से इस गद्यांश का भावार्थ आपने समझा। आगे हम अगले गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। तिलकः पठनादारभ्य जीवनम स्वधियम सर्वसत्वोद्धृतौ निदधे, अर्थात लोकमान्य तिलक ने पठनादारभ्य अपने मतलब जो विद्यार्थी काल से ही स्वधियम
स्वधियम सर्वसत्वोद्धृतौ, अपनी बुद्धि को सभी व्यक्तियों के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया, लगा दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब वह शिक्षा के प्राप्त करने के लिए विद्यालय गए, तभी वह सबके उद्धार के लिए अपना चिंतन किया करते थे, अपनी बुद्धि का प्रयोग वह लोगों के उद्धार करने में क्रिया करते थे। प्रियया अप्रियया, अर्थात चाहे वो समय कैसा भी रहा हो, प्रियया वा कयापि प्रियया अप्रियया, अर्थात समय प्रिय रहा हो या अप्रिय रहा हो, कैसा भी समय रहा हो, घटना कैसी, चाहे प्रिय घटना हो या अप्रिय घटना हो, सा स्वमार्गम अच्युतो न बभूव, वह अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हुए। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, अर्थात चाहे वो देखिए कि संपत्ति का समय हो, चाहे वो जब वह समर्थ थे तब उनका समय हो, चाहे वो विपत्ति का समय हो, चाहे वो सुख का समय हो या दुख का समय हो, महताम एक रूपता, जो महान व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव हमेशा एक जैसा रहता है, उनके स्वभाव में कदापि परिवर्तन लक्षित नहीं होता है। इति तस्य आदर्शः, और यह महान वाक्य उनका आदर्श था। सो अस्माकं स्वतंत्रतायाः पाठम अपाठयत, उन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता का पाठ हमारे भारत देश के नागरिकों को पढ़ाया। स्वराज्यम अस्माकं जन्म सिद्धो अधिकारः, अर्थात स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस महान वाक्य की घोषणा उन्होंने की। स्वराज्य प्राप्त्यर्थम घोरम असौ क्लेशम असहत, स्वराज्य प्राप्ति के लिए उन्होंने घोर कष्टों को सहा, अर्थात अंग्रेजों के द्वारा उनके ऊपर भांति भांति के कष्ट दिए गए और लोकमान्य राजनीतिक जागर्तेः उत्पादनार्थम देशभक्तैः सह मिलित्वा मराठी भाषायां केसरी आंग्ल भाषायां च मराठा साप्ताहिक पत्रद्वयं प्रकाशयामास। लोकमान्य तिलक जी ने राजनीतिक जागृति के लिए, अर्थात लोगों में जागरण आए, जागरूकता आए, इसकी उत्पत्ति के लिए उन्होंने देशभक्ति भावना से प्रेरित ऐसे लोगों से मिल करके उन्होंने मराठी भाषा में केसरी और आंग्ल भाषायांच अर्थात अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक 2 साप्ताहिक पत्रों को प्रकाशित किया, जिससे कि भारतीय नागरिकों के हृदय में स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना जागृत हो। यही इन पत्रों को प्रकाशित करने का उनका उद्देश्य रहा और इन पत्रों की सफलता अपार हुई। तेन स्वप्रकाशित पत्र द्वय द्वारा, अपने प्रकाशित दोनों पत्रों के द्वारा, जो यहाँ पर केसरी जो मराठी भाषा का पत्र था और मराठा ये जो आंग्ल भाषा का पत्र था, इन दोनों प्रकाशित पत्रों के द्वारा आंग्ल शासनस्य सत्यालोचनम, राष्ट्रीय शिक्षणम, वैदेशिक वस्तूनां बहिष्कारः, स्वदेशीय वस्तूनां उपयोगश्च प्रचालितः। इन दोनों पत्रों के माध्यम से उन्होंने जो जन जागृति प्रारंभ की, इन साप्ताहिक पत्रों के द्वारा आंग्ल शासन की उन्होंने तीव्र आलोचना की, सत्य आलोचना की, राष्ट्रीय शिक्षण को बढ़ावा दिया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इन पत्रों के माध्यम से लोकमान्य तिलक ने किया, जिससे कि सामान्य जनों में भी, सामान्य नागरिकों में भी विदेशी वस्तुओं के प्रति वह भाव जागृत हो सका और अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वह उद्यत हो सके। तो स्वदेशी वस्तूनां उपयोगश्च प्रचालिता, उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए ही अपने पत्रों के माध्यम से प्रेरित नहीं किया, अपितु उन्होंने भारतीय जनों के हृदयों में यह भावना जागृत की कि आप अपने स्वदेश की वस्तुओं का ही उपयोग करें। तो इस प्रकार से
बाल गंगाधर तिलक जी ने इन पत्रों के माध्यम से लोगों में जन जागृति की। तो इस प्रकार से ये दोनों पत्र बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किए गए। गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। स स्वराज्यम अस्माकं जन्मसिद्धो अधिकार इति सिद्धांतंच प्रचारयामास। उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उसका प्रचार भारतीय नागरिकों के मध्य में किया। वो सिद्धांत था स्वराज्यम अस्माकं जन्मसिद्धो अधिकार, अर्थात स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। एतयोः साप्ताहिक पत्रयोः संपादने बहूनि कष्टानि असहत। ये जो पूर्व में बताए गए केसरी और मराठा दोनों समाचार पत्रों के संपादन में बाल गंगाधर तिलक को महान कष्टों का सामना करना पड़ा। केसरी पत्रस्य तीक्ष्णैर्लेखैः कुपिताः शासकाः तिलकम् 18 मासिकेन सश्रम कारावासस्य दंडेना दंडयन्। तिलक जी के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र केसरी पत्र के तीक्ष्ण लेखों से कुपित होकर अंग्रेज शासकों ने बाल गंगाधर तिलक को 18 मास के लिए सश्रम कारावास का दंड दिया। अस्य दंडस्य विरोधाय, इस दंड के विरोध के लिए भारतवर्षे अनेकेषु स्थानेषु, भारतवर्ष के अनेक स्थानों पर सभा संजाता, अर्थात सभा आयोजित की गई। तो इस दंड के विरोध में भारतवर्ष के कई जगहों पर, कई स्थानों पर सभाएं आयोजित की गईं। देशस्य सम्मान्यैः पुरुषैः, देश के सम्मानित पुरुषों के द्वारा लोकमान्यस्य मुक्तये, लोकमान्य तिलक की मुक्ति के लिए बहूनि प्रार्थना पत्राणि प्रेषितानि, बहुत सारे प्रार्थना पत्र प्रेषित किए गए। अयम सर्व प्रयासः विफलो जातः, परंतु ये सारे प्रयास निष्फल हो गए, अर्थात सफल नहीं हुए। शासकः पुनश्च 1908 ख्रीष्टाब्दे तिलक महोदयं राजद्रोहस्य अपराधे, ये सारे प्रयास विफल हुए और शासकों ने, अर्थात अंग्रेज शासकों ने दोबारा पुनः 1908 ईस्वी में तिलक महोदय जी को राजद्रोह के अपराध में दंडित कर दिया। 6 वर्षेभ्यः दंडितः सः, अर्थात 6 वर्षों के इस कारागार में द्वीप निर्वासन दंडम बर्मा देशस्य मांडले कारागारे कठोर कष्टानि सोढ्वा न्यायात् पथो न विचचाल। 6 वर्ष के इस कठिन कारावास में उन्हें भारत से निर्वासित कर दिया गया, अर्थात यहाँ से वह किसी दूसरे देश यानी बर्मा देश के मांडले कारागार में कठोर कष्टों को उन्होंने सहा। परंतु इन कठोर कष्टों को सह करके भी मांडले कारागार में रहते हुए उन्होंने महान कष्टों को सहा, परंतु उन्होंने न्याय के पद से कभी भी अपने पद को विचलित नहीं होने दिया। तो यह बाल गंगाधर तिलक हमेशा धैर्यशाली रहे, कष्टों में भी वह कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। काठिन्य निवारण के माध्यम से कुपितः, अर्थात क्रोधित, कारावास, जेल, पतः मार्ग। आगे बढ़ते हैं गद्यांश की ओर। अत्रैव निर्वासन काले तेन विश्व प्रसिद्धम गीता रहस्यम नाम गीतायाः कर्मयोग प्रतिपादकम नवीनम भाष्यम रचितम। यहीं पर इसी मांडले कारागार में गीता रहस्य नाम की एक नवीन भाष्य, अर्थात नवीन व्याख्या जो कर्मयोग का प्रतिपादन करने वाली थी, उन्होंने रची। कर्मसु कौशलम एव कर्मयोगः, कर्म में कुशलता प्राप्त करना ही कर्मयोग कहलाता है। और गीता तमेव कर्मयोगम प्रतिपादयति, गीता इसी कर्मयोग का प्रतिपादन करती है। अतः सर्वे जनाः कर्मयोगिनः स्युरिति तेन उपदिष्टम, इसी कारण उन्होंने सभी नागरिकों को यह उपदेश दिया कि सभी कर्मयोग की उपासना करें, अर्थात कर्मशील बने। कारागाराद विमुक्तो अयम देशवासिभिर अभिनंदितः, कारागार से आज़ाद होने के उपरांत बाल गंगाधर तिलक का स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। तदनंतरम सह होम रूल सत्याग्रहे सम्मिलितवान, और उसके बाद वह होम रूल आंदोलन से जुड़ गए, उसमें सम्मिलित हो गए। इस प्रकार से पुनः देश सेवा में वह संलग्न हो गए। गीता रहस्यम
वेदकालनिर्णयः आर्याणां मूलवासस्थानम् इत्येतानि पुस्तकानि तस्य अध्ययनस्य गांभीर्यं प्रतिपादयन्ति। उनकी पुस्तकों के नाम हैं गीता रहस्यम, वेदकालनिर्णयः, आर्याणां मूलवासस्थानम। ये जो पुस्तकें हैं बाल गंगाधर तिलक की अध्ययन की गंभीरता को प्रतिपादित करने वाली हैं। देशोद्धार कारणाम अग्रणी स्वराष्ट्र या अनेकान क्लेशान सहमानः लोकमान्यः सप्तसप्त्यधिक नवदशतमे विक्रमाब्दे चतुःषष्टिवर्षावस्थायाम् अगस्तमासस्य प्रथमदिनाङ्के नश्वरं शरीरं परित्यज्य दिवम् अगच्छत्। यहाँ पर देखिए, देशोद्धारकाणाम अग्रणी अर्थात देश का उद्धार करने वालों में अग्रणी अर्थात जिनका नाम प्रमुख है, देश के स्वतंत्रता प्राप्ति में जिनका नाम लिया जाना चाहिए, ऐसे नायकों में बाल गंगाधर तिलक का नाम अग्रणी है। स्वराष्ट्र नायक, स्वराष्ट्रयानेकान, स्वराष्ट्रया अर्थात अपने अनेक नायकों के मध्य में देश उद्धारकों में अग्रणी स्वराष्ट्राया अनेकान क्लेशान सहमान। इन्होंने अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अनेक कष्टों को, अनेक क्लेशों को, अनेक दुखों को सहते हुए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने विक्रम संवत 1977 में चतुष्षष्टि वर्षावस्थायाम 64 वर्ष की आयु में अगस्त मास की प्रथम दिनांक अर्थात 1 तारीख को नश्वरम अर्थात इस नश्वर शरीर का परित्याग कर दिया। परित्यज्यम दिवम अगच्छत। इस नश्वर शरीर का परित्याग करके वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। काठिन्य निवारण में देखिए, कर्मयोग, कर्म प्रधानता, नश्वरम नष्ट हो जाने वाला, आर्य भारत के मूल निवासी। तो इस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक देश की सेवा करते हुए 1977 विक्रम संवत में वह इस नश्वर शरीर को त्याग करके दिवंगत हो गए, परंतु उनके विचार आज भी हमारे मध्य में हैं। उनका जो योगदान है हमारे भारत की स्वतंत्रता में, वो हमेशा याद रखा जाएगा। जब हम व्याख्या करते हैं गद्यांश की, तो उसका एक प्रारूप, जो आदर्श प्रारूप होना चाहिए, वो हम आपके सम्मुख रखते हैं, जिससे कि आप परीक्षाओं में जब व्याख्या करें तो उसमें अधिकतम अंक अर्जित कर सकें। सर्वप्रथम हमें गद्यांश का संकेत लिखना चाहिए। उसके बाद संदर्भ में हम पहले भी बता चुके हैं कि संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत कक्षा 10 के लोकमान्य तिलकः नामक पाठ से लिया गया है। इस प्रकार से आप संदर्भ लिखेंगे। प्रसंग में प्रस्तुत पाठ में बाल गंगाधर तिलक के जीवन के विषय में बताया गया है। तो इस प्रकार से संदर्भ प्रसंग लिखने के पश्चात व्याख्या करेंगे। तो यह एक आदर्श व्याख्या प्रारूप है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पाठ के मूल्यांकन के लिए, आंतरिक मूल्यांकन के लिए हम कुछ आपको गृह कार्य हेतु अभ्यास प्रश्न देते हैं। आशा करता हूँ आप इन सबको हल करने में पूर्णतया समर्थ होंगे। लोकमान्य तिलकः, इस पाठ का सारांश आपको हिंदी में लिखना है। तिलक के जीवन पर किसका प्रभाव पड़ा, इस पाठ के आधार पर आप बताएंगे, इसको लिखेंगे। स्वराज्य का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, अर्थात स्वराज्य का क्या अर्थ होता है यह आपको पाठ के आधार पर लिखना है। तिलक ने कौन कौन से पत्र प्रकाशित किए, जैसा कि आपने पूर्व में पढ़ा भी, कौन कौन से पत्र प्रकाशित किए इस विषय का में भी आपको लिखना है। केसरी और मराठा नामक पत्र किस भाषा में प्रकाशित किए गए थे, तो केसरी और मराठा ये जो 2 पत्र हैं, कौन सा पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया गया, यह उत्तर भी आपको देना है। तो इस प्रकार से लोकमान्य तिलकः के दोनों भागों का अध्ययन संपूर्ण होता है और आशा करता हूँ इस पाठ से आपको अत्यंत लाभ हुआ होगा और आप इस पाठ को पूर्णतया जानने में समर्थ हुए होंगे। हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी सफल हुए हैं।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शुभमस्तु।